ओके, तो टॉपिक है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर इन पाइथन लैंग्वेज। जनरली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई एक्सेस स्पेसिफायर से मतलब क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। सबसे पहले हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, एंड प्रोटेक्टेड। जनरली ये 3 कीवर्ड्स हम बात कर रहे हैं। जावा में तो 4 होते हैं, पर यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। आपके पास जब हम पाइथन, बेटा चुप हो जाओ नंदनी, चुप। तो प्राइवेट जो होता है वो आपके क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो वो क्लास के बाहर, क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन तो उसे एक्सेस कर सकते हैं, पर क्लास के बाहर से अगर आप एक्सेस करना चाहो, कोई और क्लास उसे एक्सेस करना चाहे, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट इज सेइंग दिस। पब्लिक, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। और प्रोटेक्टेड जो कहता है वो कहता है कि भाई आप विद इन क्लास और विद इन इट्स ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकते हो, पर आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हो। पर इन केस ऑफ पाइथन देयर इज ए डिफरेंस। पाइथन में ये कहता है कि पाइथन में हमारे पास एक्चुअली एक्सेस स्पेसिफायर जैसी चीजें है ही नहीं। पहले समझिए जो मैं कह रहा हूं कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको पाइथन में एक्सेस स्पेसिफायर को इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? डबल अंडरस्कोर यूज करोगे, डबल अंडरस्कोर्स और प्राइवेट। अगर किसी वेरिएबल को आपको या किसी फंक्शन को आपको पब्लिक बनाना है तो नॉर्मल नाम दीजिए, और अगर आपको किसी को प्रोटेक्टेड बनाना है तो सिंगल अंडरस्कोर दीजिए। सिंगल अंडरस्कोर यूज होता है प्रोटेक्टेड मेथड क्रिएट करने के लिए और मेंबर क्रिएट करने के लिए, और प्राइवेट के केस में जो होता है वो आपका डबल अंडरस्कोर यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई? पर साथ में मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जो आपके पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर जैसी चीज नहीं है। रीजन बिहाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स को भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो, मतलब ड्राइव क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। पर फिर है क्या, मतलब जब हम बात कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर इन पाइथन, तो वो चीज है क्या? जस्ट वही एक्सप्लेन करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। ओ सॉरी, इक्लिप्स खोल दिया, सॉरी सॉरी। आपको जब पेपर में एक्सप्लेन करना हो तो आप जब तक वैसे ही एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे बता रहे हैं आपको। स्पाइडर नहीं बोला? स्क्रीन दिख रही है आपको, राइट? यस सर। आपने एक क्लास क्रिएट की, क्लास पॉइंट नाम की मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल 2 वेरिएबल्स लेंगे हम। तो हमने एक फंक्शन बनाया डेफ इनपुट, या सेट वैल्यू बना देते हैं, सेट वैल्यू। इसमें एक पैरामीटर सेल्फ होता है, हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम सेल्फ डॉट एक्स, ये पब्लिक है बाय डिफॉल्ट, आपकी चीजें पब्लिक हैं। अगर आप प्राइवेट बनाते हो, आपने प्राइवेट बना दिया, सिंगल अंडरस्कोर लगा दिया, सेल्फ डॉट एक्सटेंड सेल्फ डॉट वाई, दिस इज योर प्रोटेक्टेड मेंबर अकॉर्डिंग टू रूल डेफ शो वैल्यू। इसमें भी सेल्फ, आपको ये मैंने बताया था कि क्लास के अंदर आप जो भी फंक्शंस क्रिएट करेंगे उनका पहला पैरामीटर सेल्फ होना कंपलसरी है। सेल्फ रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को, तो उसी के थ्रू आप जो भी वेरिएबल्स एक्सेस करते हो उनकी बात हो रही है। सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई। जस्ट अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। p इज इक्वल टू पॉइंट,
पी डॉट शो को अगर आप कॉल करते हो, शो वैल्यू की जगह पहले सेट वैल्यू करिए, सेट वैल्यू, शो वैल्यू की आपने, और इसके बाद आपने उसे चेंज किया। चेंज कैसे करा? पी डॉट ट्राई करते हैं, अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 50 और फिर शो वैल्यू कॉल करेंगे। तो दिस इज योर प्रोटेक्टेड मेंबर एक्चुअली। हैश लगा देते हैं, हैश लाइक दिस, नो एरर, रन हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड मेंबर को आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो, पर ये प्रोटेक्टेड मेंबर पाइथन में कैसे डिक्लेयर करते हैं वो ये है, इसी चीज की बात करनी थी। ठीक है, अब अगर इसे हम प्राइवेट बना दें, प्राइवेट कैसे बनाएंगे मैंने आपको बताया, डबल अंडरस्कोर से। तो बेसिकली यू कैन से, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे, पेपर में नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो थ्योरी टाइप का है, ठीक है, पर अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कंपनी के कि भाई प्रोटेक्टेड मेंबर आप कैसे क्रिएट करते हो, यू एक्सप्लेन कि भाई सिंगल अंडरस्कोर अगर आप अप्लाई करते हो तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर बनेगा। पर प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अगर हम डिफाइन करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर का यूज होता है कि वो सिर्फ डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है। पर इन केस ऑफ पाइथन आपके जो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल नेमिंग को कन्वर्ट करने की बात करता है वो, और कुछ बात नहीं करता है। अब जैसे हमने प्राइवेट लिखा, प्राइवेट लिखने के केस में भी अगर हम यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तब ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि अभी ये प्रोटेक्टेड मेंबर है। क्या है ये? प्रोटेक्टेड मेंबर। और पाइथन इसे प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं बनाती है। देखो यहाँ पे इसने एरर नहीं दी, एक्स अंडर, जैसी आपने ये लाइन लिखी तो इसने क्या किया, इसने डिफॉल्ट वैल्यू को ही 2 बार डिस्प्ले कर दिया, इस लाइन को इग्नोर कर दिया, नो चेंज लाइक दिस टाइप। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर हम उसी एक्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम लिखेंगे पॉइंट, क्लास का नाम डॉट, ट्राई करें, क्लास का नाम पॉइंट है, अंडरस्कोर लगा दो, अब रन करें, वेट वेट वेट, पॉइंट है हमारे पास, क्लास का नाम p डॉट पॉइंट डॉट यहीं पे एक्सेसिबिलिटी होती है, कुछ नेमिंग चेंज हो जाती है। हटा दे तो सॉरी सॉरी क्या? सर पी अगर हटा दे तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया। नहीं नहीं, उसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना है हमें। अगर पी हटाओगे तो उससे तो उप्स अलग, क्योंकि वो तो अलग है, उससे अलग नहीं, वो अलग है। पी डॉट ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। ऐसा ही कोई सिंटेक्स है, मैं देख के बताता हूँ आपको बाद में ना। कुछ इस तरह का सिंटेक्स है, आई विल सी और मैं आपको एक्सप्लेन। अंडरस्कोर था यार, अरे चुप हो जाओ, मेरी क्लास चल रही है नंदनी। आई विल सी, इस पॉइंट को मैं चेक करके आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पर यहाँ पे आपके प्राइवेट मेंबर भी क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं, यहाँ पे उस बारे में बात हो रही है। पर इन केस डिफरेंस क्या होता है कि आपका नाम बदल जाता है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, पी डॉट अंडरस्कोर एक्स अगर आप ऐसे लिखोगे या 30 ऐसे लिखोगे तब वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, तब उससे प्राइवेट मेंबर को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस इज अ डिफरेंस कि प्राइवेट डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। इवन अगर आप प्रिंट करते हो तो भी वो, प्रिंट कर दीजिए पी डॉट अंडरस्कोर एक्स, ठीक। देखिए इसने एक नया वेरिएबल क्रिएट करा है, अगर पी डॉट एक्स करके लिख रहे हो तो ये इसके हिसाब से एक नया वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, जिसकी वैल्यू अलग इनिशियलाइज हो रही है, राइट।
समझ में आ रहा है ये बात? तो प्राइवेट अलग है और वैसे अलग है, वो चीज होती है। तो प्राइवेट वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे, वो तो मैं अब क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करेंगे वो अलग चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है। अदरवाइज प्राइवेट वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते हो, प्रोटेक्टेड वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते हो, और पब्लिक वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते हो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें एनी डाउट है? किसी को डाउट पूछिए। नो? अरे गुड। क्या लॉग इन करके बैठ गए हो बस? ध्यान नहीं है किसी का भी? चले गुड। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ जब सब एक्सेस हो ही रहा है बाहर तो? यहाँ पे जस्ट इसने आपको रूल बताया, ये एक्चुअली नेम हैंडलिंग करता है। नेम हैंडलिंग का मतलब ये आपके वेरिएबल का नाम चेंज कर देता है। अगर एक क्लास में आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया डबल अंडरस्कोर एक्स करके, आप कह रहे हो ये प्राइवेट है, तो पाइथन इसे प्राइवेट नहीं बनाता। आपके हिसाब से डबल अंडरस्कोर एक्स मतलब प्राइवेट है, पर इसका नाम चेंज कर देता है, वो नेम चेंज कर देता है, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू पी डॉट अंडरस्कोर एक्स लिखो तो ये इसे पॉइंट ना कर पाए। ठीक है? तो ये हाइड हो गया, हाइड कर दिया आपने। पी डॉट अंडरस्कोर एक्स से जो अगर आप कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो नेम चेंज कर देता है पाइथन, ये चीज करता है। तो दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्शन, नथिंग एल्स। और कुछ? ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें एक कॉम्प्लेक्स क्लास क्रिएट करनी है। कॉम्प्लेक्स क्लास रिप्रेजेंट होती है रियल और इमेजिनरी से। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हम क्रिएट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में? एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन है, INIT, इनिशियलाइज। ये नाम पहले से डिफाइन है, ये कंस्ट्रक्टर के लिए और इनिशियलाइजर के लिए यूज होता है। टू इनिशियलाइज ऑल द डेटा मेंबर, दिस इज इक्वलेंट टू कंस्ट्रक्टर। बाकी सब फंक्शन सेम है जैसे आप क्रिएट करोगे, राइट? कैसे क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर? क्रिएट करके दिखाते हैं प्रोग्राम में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन, कैन एनीवन टेल एनी थ्री पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्टर? तो बताना चाहेगा कंस्ट्रक्टर के कोई भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स? गरिमा? यस सर। किसी भी लैंग्वेज में आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, राइट? आपने Yes, जावा भी पढ़ा है, आपने सी प्लस भी पढ़ा है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कंस्ट्रक्टर की। सर कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम सेम होता है। ओके, नेक्स्ट। और तो नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं गरिमा। नवीन? यस सर। सर जब ऑब्जेक्ट कर, कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड और पॉइंट। इसमें जितने भी डेटा मेंबर्स हैं जो क्लास के जो क्लास के जो ग्लोबल होंगे उनको डिक्लेयर करते हैं, उनको डिफाइन करते बिल्कुल, इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज, राइट? हाँ। तो क्लास के जो वेरिएबल्स है उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है आपका कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, ये जब कॉल होता है, मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डन बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही की जाती है। और पाइथन में नाम सेम नहीं होता। इनिट नाम का एक फंक्शन है जो डिफाइन है, प्री डिक्लेयर्ड है कि भाई इसी नाम का फंक्शन जो आप क्रिएट करोगे वो आपका कंस्ट्रक्टर होगा पाइथन में। ठीक है? बाकी लैंग्वेजेस में नाम सेम होता है। यहाँ पे एक इनिट नाम का फंक्शन है, डेफ INI डबल अंडरस्कोर से चलता है, ये INIT डबल अंडरस्कोर आगे पीछे। ठीक है? इसमें आप सेल्फ तो पास करेंगे ही करेंगे, राइट? अब आपको जो भी वेरिएबल्स लेने हैं क्लास के अंदर, सेल्फ डॉट एक्स पॉइंट पॉइंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए था। एक शो फंक्शन बनाया आपने सेल्फ, इसके अंदर आप प्रिंट करा देंगे, प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई, राइट?
अब आपका C1 C इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर बनाया और C डॉट शो कर दिया। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, यू कैन कॉपी दैट। हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं होती है। इफ यू आर थिंकिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप बनाइए, इवन मेथड ओवरलोडिंग भी नहीं होती है, ओवरलोडिंग भी आप पाइथन में नहीं करते हो, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये चीज क्लियर है? जस्ट मैं चार्ट पे आपको भेज देता हूँ, यहाँ पे ये पहुंच जाएगा आपके पास। ओके अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से वैल्यू पास करना, मैं चाहता हूँ भाई जो आपका एक्स और वाई है यहाँ की यहाँ से वैल्यू जाए, तो आपने कहा ठीक है आप दो वेरिएबल्स ले लीजिए एक्स और वाई, और यहाँ पे आपने दो पैरामीटर पास किए एक्स कॉमा वाई, राइट। अब आपने जो वैल्यू पास की 5 और 50, तब वो वैल्यू प्रिंट होंगी, ठीक है। पर तब हम चाहते क्या है, देखिए अगर मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ C1 और यहाँ पे हमने ये चीज हटा दी, पैरामीटर नहीं पास की, मैं चाहता हूँ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट, दिस इज पैरामीटराइज्ड, नो इशू विद पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं दोनों कॉल करता हूं तो क्या होगा, इट विल गिव्स यू एरर। वो कह रहा है कि भाई दो पोजीशंस हैं आपके पास, दोनों आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए, पर आपने दोनों आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, तो ये एरर दे देगा क्योंकि डिफॉल्ट जैसी चीज नहीं है। तब आप क्या चाहते हो, आपने कहा डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट करना चाहते हैं, तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, एक्स और वाई को हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं 0। तो अगर आपने वैल्यू नहीं पास की है तो उस केस में क्या होगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा और उस वैल्यू के बेस पे इनिशियलाइज कर देगा। नाउ गुड, so this is your base using default argument। तो जनरली हम जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो उसके साथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन कर देते हैं, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो तो आप एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो और पैरामीटर के बेस पे भी कॉल कर सकते हो। एनी डाउट? यस और नो, टेल मी समथिंग। पूरी क्लास शांतिंग मोड में है, क्या हो गया? ओके नाम लेना पड़ेगा सबका एक एक करके, हैं? चलिए नवीन जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर है? यस सर। ओके किसी को डाउट है लास्ट टाइम? नो? तो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हमने क्लास देखा, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट देखा, एट्रीब्यूट और मेथड्स हम देख चुके हैं, एक्सेस स्पेसिफायर देख चुके हैं और कंस्ट्रक्टर हम देख चुके हैं, राइट। यू डोंट हैव डाउट एनी दिस इन एनी ऑफ देम? ओके वी विल गिव यू अ क्वेश्चन, आई गेस। एम्प्लॉय आईडी, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, आपको एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी होगा, तीन चीजें हैं। एक इनपुट फंक्शन बनाइएगा जो इनपुट कराएगा, करके दिखाओ। शो मेथड बनाइए जो डिस्प्ले करेगा टू शो ऑल,
जस्ट करके दिखाओ। एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तो दोनों तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी एम्प्लॉय, मैं जो मेन कॉल है, मेन कॉल मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू emp। एक मैं ऐसे बनाऊंगा, एक मैं x1 इज इक्वल टू emp, इसमें मैं पास करूंगा 10, नेम अंकित, सैलरी 23,000। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट आपको मेन में बनाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम लिखना है। दिस इज योर क्वेश्चन, करके दिखाओ मुझे, करिए फटाफट। चैट पे भेज देगा जिस पर्सन से मैं कहूंगा। आप लोग लैपटॉप से ही लॉगिन है राइट? नो सर, मोबाइल लॉगिन। मोबाइल से हो? ओके, कोई बात नहीं, 5 मिनट है, करके दिखाइए। मैं मोबाइल से लॉगिन। यस सर। ओके ओके, ओके आप सर। मोबाइल से लॉगिन हो। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप करना, जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट वट जो भी करना चाहो। 9871, मैंने सेंड कर दिया अपना नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जिस भी पर्सन को मैं कहूँ वो मुझे अपना कोड, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल सी। ठीक है, सब करिए, कॉपी पे कर रहे हो कॉपी पे लिख के एक्चुअली सर मैं उसकी हॉस्पिटल में हूँ सर अभी समय इससे। तो आप मत करना, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं बाकियों को कह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, करके दिखाइए जरा फटाफट ये क्वेश्चन। नेहा आप भेजेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप यहीं पे चैट पे भी भेज सकते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन। ठीक है, सर मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। हाँ तो आप मुझे कॉपी पे लिख के सेंड कर दीजिए उसकी यस फोटो। सर। ठीक है, ओके। ओके। पांच मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप कर रहे हो तो, और नहीं होगा तो आई विल टेल, जिनसे नहीं हो रहा मुझे वो बता दीजिएगा। जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, नवीन डन, गुड।
और किसी का भी नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ नवीन का हुआ है? अरे वाह। कोई ऐसा है जिसे ये आ नहीं रहा है, करना कैसे है? सर आपको नहीं आ रहा है? सर मैंने थोड़ी देर लेट ज्वाइन किया था इसलिए समझ नहीं पाया मैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल टेल। इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ पे देखिए, इनिट नाम का आपने फंक्शन क्रिएट किया है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। एक इनपुट फंक्शन मैंने आपसे बनाने को कहा तो हमने कहा इनपुट। इनपुट के सॉरी, शो बनाने को कहा तो हमने कहा शो। इसके अंदर आप वैल्यू प्रिंट करा देंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर बोलो। इनपुट भी बोला था आपने। हाँ हाँ, तो बनाएंगे, आगे पीछे तो फंक्शन बन सकते हैं ना। यस। फंक्शन आप कैसे भी बना सकते हो, अभी तो हम जस्ट लिख रहे हैं सैलरी। ऐसे ही आपने डेफ इनपुट भी कह दिया, इनपुट बना लीजिए। लो, क्या बात कर रहे हो यार तुम, हद हो गई। सेल्फ डॉट emp number is equal to input, enter employee number। ऐसे ही आप नेम ले लीजिए, नेम सैलरी, राइट। जस्ट आपको इनपुट कराना था, आपने कन्वर्ट कर लिया सैलरी से। आप इंट लिख दो, इनपुट हो जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए, यही वेरिएबल्स हैं आपके पास। यही 3 फंक्शन थे, फंक्शंस बन गए। पर मैंने क्वेश्चन में आपको एक और चीज बोली थी, वो क्या बोला था कि आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी 2 तरह से, एक्स emp, एक डिफॉल्ट के लिए, और एक x1 emp। आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ बोला है मैंने, राइट? कहाँ गया ये। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पास की हुई है पर पैरामीटर में, तो 10 अंकित ही है, अंकित, एंड 23,000। दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज डिफॉल्ट। पर आपको ये वैल्यूज यहाँ पे डिफॉल्ट रखना है। अब आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि आप पैरामीटर वाला भी यूज करना चाहते हैं और बिना पैरामीटर का भी यूज करना चाहते हैं। तब आपने 2 पैरामीटर लिए, emp नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू 1 ले लेते हैं, अलग कर देते हैं कुछ, नेम, नेम डिफॉल्ट वैल्यू आप दे दीजिए अमित, और सैलरी डिफॉल्ट वैल्यू में आप दे दीजिए 20,000। यहाँ पे उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दो, emp नंबर, नेम, और यहाँ पे सैलरी, SALARY, डन। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप इनपुट का डिस्प्ले करा दो, x1 डॉट शो, x डॉट शो, रन कर दो। देखिए, फर्स्ट आपका डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, सॉरी, जो वैल्यू आपने पास की है x1, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। दिस इज वो वैल्यूज हैं जो वैल्यू आपने
डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज की वो है, दिस इज डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू और ऑब्जेक्ट विद पैरामीटर। ठीक है, एनी डाउट? अब अभी क्लियर है या नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये किसी ने मुझे भेजा है, नेहा, नेहा है ये? Yes, sir. गुड नेहा। नेहा, आपने इस वेरिएबल का नाम क्या लिखा है? कौन से वेरिएबल का? जो आपने डेफ इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ के बाद यूज किया, यहाँ पे ये वाला देखो, मेरा एरो दिख रहा, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? सैलरी। अच्छा, सैलरी है ना, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसने भेजा है मुझे? दूसरा सर भी भेजा। निखिल निखिल जी, आपने इनिशियलाइज फंक्शन तो डिफाइन किया ही नहीं है। तो डिफाइन, डिक्लेयर नहीं करना है, डिफाइन करना है, ऐसे करना है, ठीक है? अभी क्लियर है आपको या नहीं? यस सर क्लियर है। गुड, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन करके देखोगे तभी आएगा, क्वेश्चन आप लोग नहीं करते होगे, आपको अगर कराते जाएंगे तो फिर तो नहीं होगा, फिर तो होता नहीं है, टॉपिक कराते जाओ आपको समझ में आता रहता है, जब क्वेश्चन दो तो पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, गुड एनफ। अभी क्लियर है सबको? अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए, वी कैन एक्सप्लेन अगेन, नथिंग, नो इशू। विकास, एनी डाउट? सर बिना कंस्ट्रक्टर के नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, पर क्वेश्चन में हमने आपसे बोला है कि कंस्ट्रक्टर बनाइए। अगर पेपर में कंस्ट्रक्टर बनाने को कहेगा तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, राइट? बिना कंस्ट्रक्टर के तो हमने इससे पहले क्लास बनाई है। आप हमेशा बिना कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट बना सकते, वो क्रिएट कर सकते हैं, तब वो कंपाइलर हैंडल करता है मेमोरी क्रिएशन। पर जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना। फिलहाल तो आपसे बोला है क्वेश्चन में कि आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि हम पढ़ी कंस्ट्रक्टर रहे हैं। एनीथिंग एल्स? किसी और के मन में कोई डाउट? नो? चलिए आगे देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में समझ में आया? आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने आते हैं? आते होंगे यार। 2, 3, 7, 9, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आपको ऐड करना आता है? यस और नो? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही होगी। कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, एमसी ही है ना? ओके गुड। रियल को रियल नो से सर। क्या नहीं आता आपको? ओके, नहीं आते। 2+7, देखो जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो उसका जो रियल पार्ट है वो रियल से ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी से ऐड होता है। तो ये I फॉर इमेजिनरी, R फॉर रियल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दिस इज योर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? सर 12 के आगे शायद आई लगेगा। बिल्कुल लगेगा, पर वो मैंने I ऊपर ही लगा दिया ना, इन सबके आगे भी I लगता, वरना ये I ही है, इमेजिनरी पार्ट है ये, और ये रियल पार्ट है, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। ठीक है, अभी क्लियर है? यस और नो? पर इस चीज को अगर हमें प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो क्या है, C3 का रियल इज इक्वल टू C1 का रियल,
प्लस C2 का रियल। ऐसे ही C3 का इमेजिनरी जो पार्ट है वो C1 का इमेजिनरी प्लस C2 का इमेजिनरी। ऐसे ही आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर अभी हमने क्लास कॉम्प्लेक्स बनाई है अभी थोड़ी देर पहले, उसका अगर मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊं और कहूं उन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप ऐड करके डिस्प्ले कराइए, तो आप ऐसे ही करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तीन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक में ए वैल्यू एक में बी वैल्यू और सी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देन आउटपुट जनरेट करोगे। इस चीज को अब हम करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है? समझिएगा इसे धीरे धीरे। हम काफी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं इस वक्त तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने C++ में पढ़ा होगा। अभी हम कॉम्प्लेक्स क्लास की ही बात कर रहे हैं। हमने कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई थी अभी 2 मिनट पहले, राइट? उसी क्लास पे आ गए हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 0 रख रहे हैं कि अगर हम कोई डिफॉल्ट से बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0 0 होगी, ठीक है? शो फंक्शन हमने बना दिया है। अब हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 3, तो हमने यहाँ पे 2 और 3 ले लिया। दिस इज योर C1। एनी डाउट? 3 और 2 और 3, सॉरी, तो 2 रियल और 3 इमेजिनरी। एक्स और वाई की जगह पे आप रियल और इमेजिनरी लिख लीजिए तो बेटर पिक्चर आपको मिल जाएगी। रियल एंड इमेजिनरी। एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। गुड। यहाँ 2 बना दीजिए, वैल्यू क्या है 7 9। यहाँ आप 7 और 9 इनिशियलाइज कर दीजिए, 7 और 9। अब आपको थर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, तो थर्ड ऑब्जेक्ट जो है C3 है और उसे आप डिफॉल्ट रखेंगे तो आप ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ से। C3 के क्या लिखें? C3 के रियल में इज इक्वल टू C1 का रियल प्लस C2 का रियल। ऐसे ही होगा। डबल इक्वल टू लग गया गलती से, यहाँ पे इमेजिनरी लगाइए, यहाँ पे इमेजिनरी लगाइए, यहाँ पे इमेजिनरी लगाइए। डन। अब C3 को शो कर देते हैं, देखें क्या आंसर आ रहा है। रन करिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 9 और 12 यही हमने कहा था, 9 और 12, राइट? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट हो रहा है। अब आप चाहते हो कि उसे उसी तरह से प्रिंट करना, प्लस और आयोटा सिंबल से, तो आप अपना जो शो फंक्शन आपने क्रिएट किया है उसे चेंज कर दो। यहाँ पे एक और कॉमा लगाओ, यहाँ लिख दो प्लस आयोटा, तो होपफुली आपका इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, प्लस आई। चाहो तो थोड़ा और वेरीफाई कर लो लाइक दिस, तो होपफुली और बेटर। आप चाहो अगर यहाँ आई नहीं चाहिए आपको, तो आप इसके बाद भी कॉमा लगा के क्या लिख सकते हो, आई विद स्पेस, तो आपको इमेजिनरी पार्ट दिखने लगेगा, ठीक है? तो आप ऐसे दिखा सकते हो। आप कह सकते हो भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इतना समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत मुश्किल पे ले ही नहीं जा रहा हूँ। C1 C2 C3 आपने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, इन तीनों का ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड है, ये इनका एडिशन है। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है? एनी डाउट? इतने पार्ट में किसी को डाउट? C3 सर हम शो कर सकते थे ना, खाली C1 C2 की सर नीड कोई थी सर करने की? जरूरत नहीं थी, पर मैं तो जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ कि आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल C3 को करेंगे क्योंकि रिजल्ट तो हमारा C3 में आ रहा है, ठीक है? यही कह रहे हो ना आप? हाँ, Yes, जरूरत sir. नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर देंगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें ऐड इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, डेफ ऐड। ये फंक्शन क्लास का फंक्शन नहीं है, क्लास के बाहर है। इसमें हमने दो पैरामीटर लिए, C1 C2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं ना, C1 C2। सारा काम इधर कर दो जो कर रहे थे आप। C3 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, क्लास के बाहर आप कर रहे हो इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। देन आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न C3। एनी डाउट? अब आप इस एडिशन को कैसे करेंगे? C3 इज इक्वल टू C1 प्लस सॉरी ऐड C1
C2 और फिर C3 को डिस्प्ले करा दीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। एनी डाउट? फंक्शन क्रिएशन में कोई डाउट है किसी को? इतने में किसी को डाउट है? अब अगर इस फंक्शन को मुझे क्लास के अंदर बनाना है तब क्या चेंज होगा, आप मुझे बताओ। मुझे चाहिए ये क्लास के अंदर फंक्शन बने और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड ही करे, ऐड ही फंक्शन बनाना है मुझे। अब बताइए क्या चेंजेस होंगे? सर पैरामीटर्स में सेल्फ आएगा। तो मैं एक सेल्फ लिख देता हूं और कुछ चेंज होगा? क्योंकि ये एरर दे रहा है मुझे। किसी और को लग रहा है कोई और चेंज होगा? यस और नो? ओके, सर C3 डॉट ऐड आएगा। C3 डॉट ऐड। अच्छा यहाँ पे C3 डॉट ऐड। नाउ व्हाट? C1 और C2 ऐसे से सर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हो सकता है? क्यों? क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। आप जहां चाहो वहां ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट तो आप कहीं पे भी कर सकते हो ना। कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। पर आंसर तो यार 0 0 आ रहा है। ओके, देखिए यहां पे आपके पास कितने पैरामीटर हैं? 3 है ना। तो आपको एडिशन के लिए तो 2 ही चाहिए होते हैं। सेल्फ आपका C1 हो जाएगा, C2 जो है वो आपका C2 ही रहेगा। तो आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हो वो सेल्फ डॉट करो, C1 की जगह सेल्फ लिखिए। C3 में रिटर्न आएगा, उसे आप रिटर्न करोगे और जब आप कॉल करोगे तो यहां पे लिखोगे C3 इज इक्वल टू C1 डॉट ऐड। क्योंकि जो ये C1 है ये आपका सेल्फ वाला पार्ट होगा और C2 जो है वो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट पास होगा। फिर आप उनका एडिशन करके C1 और C2 का ऐड करके C3 में पास करोगे और प्रिंट करोगे, तब प्रिंट होगा। ठीक है, तो जब क्लास के अंदर बनाते हैं, क्योंकि आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन करने के लिए 2 ही पैरामीटर होने चाहिए, आप 3 पास कर रहे थे, C3 C1 C2। C3 सेल्फ के नाम से पास हो रहा था, पर वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं। तो C1 C2 जो हो गए, जो कॉल करता है वही सेल्फ होता है, ये तो हमने बता ही रखा है। जब भी आप कॉल कर रहे हो C1 डॉट ऐड तो C1 सेल्फ हो गया। C3 डॉट शो करोगे तो उस केस में सेल्फ की वैल्यू क्या है? C3 वाली, तभी तो C3 प्रिंट हो रहा है ना। तो इसलिए जो कॉल करेगा वो आपका सेल्फ हो जाएगा और जो पैरामीटर में आपने पास किया वो इधर पास कर लिया, उनका एडिशन कर लिया और एडिशन प्रिंट हो गया। ठीक है, एनी डाउट? सर इसमें सेल्फ पास ना करके अगर C1 पास क्लास के अंदर नो कोई भी फंक्शन होगा तो उसका पहला पैरामीटर सेल्फ ही होगा। यू डोंट हैव ऑप्शंस। ओके, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि क्लास का फंक्शन है इसलिए उसमें पहला पैरामीटर सेल्फ होता है। सेल्फ मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके अलावा आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो। तो जब पहला पैरामीटर, हमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट पास करने हैं और पहला ऑब्जेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है तो सेल्फ हो गया, दूसरा आपने C2 पास कर दिया। ठीक है, और हर लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, C++ में भी, जावा में भी। आगे बताओ, कुछ और कह रहे थे आप? कोई और भी कुछ कह रहा था? ओके, क्लियर?
पर हमें कॉल करना पड़ रहा है ऐड लिख के। हम चाहते हैं हमें कॉल करना ना पड़े ऐसे, हम लिखें ऐसे C1 + C2। तब ऐड करना हो तब क्या करें, तब हम करते हैं इस ऐड के आगे, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिक्लेयर नाम है ऐड। ये आपके ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करता है, ओवरलोड प्लस ऑपरेटर। ये प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है। अब आप करोगे तो एडिशन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये डबल अंडरस्कोर आगे पीछे लगा के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, एनी डाउट? इसका एडवांटेज क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एडवांटेज क्या होता है भाई? कैन एनीवन एक्सप्लेन? नो, आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी होगी इससे पहले, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो C2 C3 C4 सेलेक्ट C5 C5 और C5 को हम शो कर रहे हैं। दिस इज एडवांटेज, एज ए एक्सप्रेशन यू कैन राइट पूरा एक्सप्रेशन। आपको फंक्शन कॉल 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 अगर ऐड के थ्रू आप कर रहे होते तो आपको कैसे लिखना पड़ता? C1 डॉट ऐड C2, फिर इस जो इसका ऑब्जेक्ट आता है उसके आगे लिखते हैं आप ऐड। इसका आंसर एक टेम्परेरी में आता जिसे आप पास करते किसके अंदर? C3, ऐसे कुछ नेस्टेड करके C3 और फिर डॉट ऐड C4 और फिर वो C5 में आता। नहीं, अगर नॉर्मल ऐड होता तो आप ऐसे लिखते, इज दिस रीडेबल मोर और दिस इज रीडेबल मोर। तो इसलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो आपके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉलिंग को रिमूव कर देता है, और डिफाइन करने में ऐसी कोई स्पेशल कॉलिंग होती नहीं है, तो दैट इज वन एडवांटेज, इसलिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? तो पहले हमने आपको मेथड समझाया कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे इन प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने के बाद हमने उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कन्वर्ट किया। हमने दो तरह से किया, एक क्लास के अंदर, एक क्लास के बाहर। हम क्लास के अंदर ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, क्लास के बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप में से किसी को डाउट नहीं है? गुड इनफ, ओके। नेक्स्ट टाइम हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही पढ़ेंगे, पर इन डिटेल। आगे थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस और वो देखेंगे, अभी तो टाइम खत्म हो गया। आप अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।